हमारे जीवन में घटने वाली घटनाएं और की जाने वाली सामान्य जो भविष्यवाणियां हैं वो आपस में हम देखते हैं कई बार मेल नहीं खाती है। तो ये मेल क्यों नहीं खा रही है, इसका कारण समझने की जरूरत है और इसी बात के ऊपर हम आज के अंक में चर्चा कर रहे हैं कि इन दोनों के अंदर ये मेल क्यों नहीं है। सामान्य भविष्यवाणियां बता रही है कि हमारे पास में आज धन लाभ होगा, या सामान्य भविष्यवाणियां ये कह रही है कि एक पर्टिकुलर प्लेनेट अपनी उच्च राशि में आ गया है तो अब इन इन राशियों को फायदा होगा। लेकिन हम उनमें से एक राशि होते हुए भी हमें उसके अंदर कोई इस प्रकार का फायदा बहुत बड़ा देखने को नहीं मिलता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, इसे हम आज के अंक के अंदर विचार करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम इस बात को समझते हैं कि जन्म कुंडली है क्या। तो जन्म कुंडली एक ब्रह्मांडीय नक्शा है। जिस समय कोई व्यक्ति जन्म लेता है उस समय एक ब्रह्मांडीय नक्शा तैयार होता है कि उसके जन्म के समय कौन सा प्लेनेट किस जगह पर था। इसे हम कंपेयर करते हैं थोड़ा सा इसको अच्छे से समझने के लिए कि आप जब एक जगह से दूसरी जगह के लिए यात्रा करते हैं तो आप एक मैप खोलते हैं और उस मैप को देखते हैं। उस मैप के अंदर हमको ये तो पता चलता है कि हमें एक पर्टिकुलर स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए कौन से रास्ते से होकर के जाना है। तो वो छोटे से में हमको दिखाता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको 10 घंटे लगेंगे और यहाँ से यहाँ तक आप पहुंच जाएंगे। लेकिन इस मैप से हमें ये नहीं पता चलता कि रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा क्या। इससे हमें ये भी नहीं पता चलता कि कहीं पर कोई ऐसा मोड़ आएगा क्या। इस ऊपर से देखने पर जब सामान्य मैप को हम देख रहे हैं तब ये भी नहीं पता चलता कि कहीं पर कोई ऐसे ब्रिज आएगा क्या, कोई पुल आएगा क्या जिसके ऊपर से निकलना है या उसके साइड से हमको निकलना है। ये सब चीज़ें हमें उसमें पता नहीं चलती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस मैप को हम बड़ा करते हैं, जूम करते हैं थोड़ा सा। तो जैसे जैसे हम उसको जूम करते जाते हैं वैसे वैसे वो मैप और क्लियर होता जाता है और हमें ये पता चलता है कि भाई थोड़ा दूर जाने के बाद में वहाँ से दाएं मुड़ना पड़ेगा, फिर वहाँ पर एक दुकान भी दिखाई दे रही है, फिर वहाँ पर रेस्टोरेंट भी पता चल रहा है, फिर वहाँ पर अगर कहीं ट्रैफिक है तो उसके भी जो है वो बताए जाते हैं कि भाई इस एरिया के अंदर आपको ट्रैफिक मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नक्शा हमने शुरू में जब हम खोलते हैं कोई भी नक्शे को, तो वो नक्शा हमें केवल ये बता सकता है कि भाई इस जगह से इस जगह पर जाने में आपको इतना समय लगेगा। लेकिन इसके बीच में क्या क्या होगा इसको देखने के लिए हमें उसको और जूम करके देखना होता है। बस यही कंसेप्ट इस जन्म कुंडली पर भी लगता है। जब हम जन्म कुंडली को देखते हैं तो ये केवल एक ब्रह्मांडीय नक्शा है। केवल इसको देखने से आप ये नहीं बता सकते कि किस समय क्या होगा। इसके लिए अलग अलग चार्ट्स इसके अंदर आते हैं। बहुत सारे इसमें टाइप्स हैं, बहुत सारे इसके अंदर समझने के बहुत सारे ऐसे विज्ञान हैं जिनको देखा जाता है, अलग अलग तरीकों से उसका विश्लेषण किया जाता है। जैसे D1 चार्ट, D9 चार्ट, D3, D10, D7, ऐसे D60 तक जाते हैं। तो इन सभी को अलग अलग बातों को समझने के लिए चेक करना होता है और उनका अच्छे से विश्लेषण करने के बाद ही हम ये पता कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर प्लेनेट या एक पर्टिकुलर समय पर वो घटना घटेगी या नहीं घटेगी। इसके अलावा नक्षत्र ज्योतिष के अंदर भी इसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। जैसे कौन सा नक्षत्र कौन सी राशि के अंदर है, उसका राशिपति कहाँ पर है, उस राशिपति की राशियां कहाँ कहाँ पर है, वो नक्षत्र का स्वामी कहाँ पर है, उस नक्षत्र के स्वामी की राशियां कहाँ कहाँ पर है, इन सबको भी साथ में कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सब अलग अलग मेथड है। एक विचार इसके अंदर ये भी किया जाता है कि जन्म कुंडली देखते समय हम लग्न, सूर्य और चंद्र इन तीनों पर विचार करते हैं। इनमें से जो भी ज्यादा बली हो उसको लग्न मान करके और प्रिडिक्शंस किए जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है। तो खैर ये सब विभिन्न तरीके हैं जिससे हम इसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जब भी हम किसी चार्ट को देख रहे हैं या किसी भी चार्ट को हम समझ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वृश्चिक लगन के या तुला लगन के या कर्क लगन के या मेष लगन के सभी चार्ट्स के लिए सभी चीजें वैसी ही होगी जैसी कही जा रही है। क्योंकि वो एक सामान्य भविष्यवाणी है जो सामान्य तौर पर तो लागू हो सकती है, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे कि ऐसे लागू हो ये जरूरी नहीं है। उसके लिए उस चार्ट को बड़ा करके देखना पड़ेगा, उस मैप को बड़ा करके देखना पड़ेगा। जैसे जैसे आप मैप को जूम इन करते जाओगे, जैसे जैसे आप D1 से D3, D7, D9, D10 की तरफ जाओगे, वैसे वैसे आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिलना शुरू होगा। जैसे जैसे आप नक्षत्रों की तरफ जाओगे वैसे वैसे आपको नक्षत्र, नक्षत्रपति, नक्षत्रपति की राशियां उनके हिसाब से आपको प्रेडिक्शन मिलने शुरू होंगे। तब आप एक सही निर्णय तक पहुंच पाओगे और तब आपको उस विज्ञान के बारे में अच्छे से पता चलेगा। मैंने भी जब
इसको ऐसे पढ़ना स्टार्ट किया था उससे पहले मुझे भी यही लगता था कि भाई जो बताया जा रहा है वो तो मेरे जीवन में कहीं लागू ही नहीं हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो क्योंकि मैं जिज्ञासु था थोड़ा, तो मैंने उसको पढ़ा। उससे मुझे ये बात पता चली कि ये जो लग्न जो बोला जा रहा है, वृश्चिक लग्न तो या मेष लग्न तो करोड़ों लोगों का होगा, तो क्या करोड़ों लोगों के साथ में सब एक जैसी घटनाएं होगी, जो हो नहीं रही है। तो इसके पीछे का क्या कारण है? तो इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो ये है कि उस समय उस व्यक्ति की दशाएं कौन से ग्रहों की चल रही है, उन ग्रहों का प्लेसमेंट कुंडली के अंदर क्या है, उन ग्रहों का प्लेसमेंट नवमांश में क्या है, दशमांश में क्या है, द्रेकाण में क्या है, ये सभी चीजें भी देखनी होती है। उसका नक्षत्रपति कौन है, उसका सब लॉर्ड कौन है, इन चीजों को भी थोड़ा देखा जाना चाहिए। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। आज हम इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या और कारण है कि जिनकी वजह से ये सब प्रिडिक्शंस जो सामान्य भविष्यवाणियां विद्वानों द्वारा की जा रही है वो एज इट इज मेरे ऊपर क्यों नहीं लग रही है। तो इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि जो विद्वान इसकी भविष्यवाणियां कर रहे हैं वो ये समझते नहीं है, वो सभी ज्ञानी है, लेकिन वो आपके ऊपर इसलिए अप्लाई नहीं हो पा रही है क्योंकि एक सामान्य भविष्यवाणी आपकी कुंडली में एक मैप के आसपास में हो सकती है, लेकिन वो एज इट इज आपके ऊपर लागू हो जाए ये आवश्यक नहीं है। तो इसलिए भविष्यवक्ता पर या ज्योतिष शास्त्र पर इस प्रकार से शंका करना ठीक नहीं है। इस ज्ञान को या इस विज्ञान को थोड़ा सा समझने की और इसको थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए हम थोड़ा सा ग्रह गोचर पर विचार करते हैं। जैसे अभी एक बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है, जून के अंदर गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो कर्क राशि गुरु की उच्च राशि मानी गई है, जहां पर गुरु उच्च के होते हैं। अब ये उच्च के ग्रह क्या होते हैं या नीच के ग्रह क्या होते हैं, इसके ऊपर हम एक अलग से चर्चा करेंगे। अभी हम इस पर बात कर रहे हैं कि गुरु उच्च के आ रहे हैं कर्क पर। तो यदि हम कर्क लग्न से उसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि गुरु की 3 दृष्टि है। तो गुरु एक तो 5वें हाउस पर, एक 7वें हाउस पर और एक 9वें घर पर या 9वें भाव पर जो है अपना दृष्टि डालेंगे। तो ये मिलने वाला जो रिजल्ट होगा कर्क लगन को, ये बिल्कुल अलग होगा, ये पक्की बात है, क्योंकि ये दृष्टि और उनकी जो पोजीशन है वो अलग है। अब यदि हम इसे किसी दूसरे राशि के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, तो वो पक्की बात है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे। अब गुरु यहाँ से बैठ करके 5th हाउस को देख रहे हैं, यहाँ से बैठ करके वो 7th को देख रहे हैं और यहाँ पर बैठ करके वो 9th को देख रहे हैं। तो त्रिकोण को पूरे को गुरु चेक कर रहे हैं और केंद्र भाव के अंदर भी उनकी दृष्टि है, तो इनको मिलने वाला रिजल्ट अलग होगा। अब यहाँ पर यह भी देखना जरूरी है कि जो कर्क लगन वाले जो जातक हैं, यदि वो अपनी कुंडली के अंदर ये सब अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो क्या उस समय उनकी दशा चल रही है गुरु की। तो गुरु की दशाएं चल रही होगी तभी वो पूरी रूप से या पूर्ण रूप से उसके ऊपर अप्लाई होता हुआ दिखेगा। अगर दशाएं नहीं चल रही है तो फिर गुरु के इस गोचर का इतना प्रभाव नहीं आएगा। अब गुरु उनकी कुंडली में किस नक्षत्र के अंदर है, क्या गुरु जिसके नक्षत्र के अंदर है वो मित्र ग्रह है या वो शत्रु ग्रह है, इसके ऊपर भी बहुत विचार करना पड़ेगा। फिर उनका जो नक्षत्रपति है वो कहाँ पर बैठा है, इसको भी देखना होगा। अब क्या ये गुरु उनकी कुंडली के अंदर या नवमांश के अंदर नीच के तो नहीं हो गए हैं, इसके ऊपर भी विचार करना पड़ेगा। सूर्य कुंडली अगर बली है तो सूर्य कुंडली से उस पर विचार करना होगा। तो ये सब अलग अलग तरीके हैं जिससे हमको ये चेक करना पड़ेगा पहले कि भाई जो गुरु का गोचर कर्क लग्न में होने वाला है या कर्क राशि में होने वाला है, उसका इम्पैक्ट सभी कर्क लग्न वाले जातक या कर्क राशि वाले जातकों पर कैसा होगा। तो लग्न के लिए तो ये बात समझ में आ जाती है। अब हम कुछ और दूसरे एक दो एग्जाम्पल्स को और लेते हैं ताकि ये बात और अच्छे से पता चले। अब हम इसका एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए अब लग्न के अंदर सिंह राशि है, तो इस स्थिति के लिए अब गुरु तो कर्क में ही प्रवेश करेंगे, तो अब गुरु 12वें भाव में आ जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो सिंह लग्न के हैं उनके लिए अब गुरु कर्क राशि में उनके 12th हाउस में होंगे। तो अब यहाँ से 12th हाउस से दृष्टि तो उनकी वही होगी 5th 7th और 9th पर। तो क्या अब ये त्रिकोण भाव को देख रही है, क्या ये अब केंद्र भाव को कंट्रोल कर रही है, तो नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये पक्का है कि गुरु का सिंह लग्न के लोगों के लिए प्रभाव अलग होगा और कर्क लग्न वाले लोगों के लिए प्रभाव अलग होगा, वृश्चिक लग्न वालों के लिए भी अलग होगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमको समझनी चाहिए कि मान लीजिए सिंह लग्न के भी बहुत सारे लोग हैं,
तो अब क्या सिंह लग्न के सभी लोगों के लिए गुरु का प्रभाव ऐसा ही होगा क्या कि भाई सभी के लिए गुरु 12th चले गए हैं तो वो ऐसे कोई बुरा प्रभाव दे या अच्छा ही प्रभाव दे, तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? इसमें इन सभी चीजों को हमेशा हम देखें कि गुरु की क्या दशा चल रही है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, इन पर सबसे पहले विचार करना चाहिए। फिर गुरु की स्थिति उस पर्टिकुलर व्यक्ति की कुंडली में कहाँ पर है, इस पर विचार करना चाहिए। फिर नवमांश में उसकी क्या स्थिति है या उसकी दशमांश में क्या स्थिति है, नक्षत्रपति कौन है, क्या शत्रु राशि के नक्षत्र में है क्या, सॉरी शत्रु ग्रह के नक्षत्र में है क्या, फिर वो नक्षत्रपति की पोजीशन क्या है। जब हम इन सभी चीजों पर विचार करते हैं तब हम एक सही प्रेडिक्शन पर पहुंच पाते हैं। प्लैनेट्स तो ब्रह्मांड के अंदर हमेशा घूम रहे हैं, हमेशा घूमते रहते हैं, ये हमेशा विचरण चलता रहता है। तो ये अलग अलग घटनाएं घटने का कारण उस व्यक्ति की कुंडली और उस पर आने वाले दूसरे ग्रहों और दूसरे चार्ट्स के इम्पैक्ट के साथ में देखा जाना चाहिए, तभी एक सही निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। मुहूर्त इसीलिए निकाले जाते हैं जब हम विचार करेंगे आने वाले अंकों के अंदर चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशियों के ऊपर या राशियों के वर्गीकरण के ऊपर, उसमें हम इस पर भी जरूर चर्चा करेंगे। अब हम एक और लग्न के लिए गुरु के इस राशि परिवर्तन पर विचार करते हैं। जैसे वृश्चिक लग्न के लिए हम इस पर विचार कर रहे हैं, तो वृश्चिक लग्न के लिए गुरु अब उनके नवम भाव के अंदर प्रवेश करेंगे कर्क राशि में। तो नवम भाव तो भाग्य स्थान माना गया है, तो भाग्य स्थान में उच्च के गुरु आ रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वृश्चिक लग्न के जो भी जातक हैं उन सबको भाग्य में उन्नति अब देखने को मिलेगी, ये तो बात जरूर है। अब किसी को बहुत ज्यादा मिलेगी, किसी को कम मिलेगी, किसी को जितनी अपेक्षा है उतनी नहीं मिलेगी। इसका कारण होगा उसकी कुंडली में गुरु की दशा का होना या नहीं होना, उस पर्टिकुलर व्यक्ति की कुंडली में गुरु का कौन से नक्षत्र में होना, उस पर्टिकुलर व्यक्ति की कुंडली में गुरु की खुद की स्थिति क्या होना, गुरु का नवमांश आदि के अंदर क्या उपस्थिति में उसकी क्या स्थिति होना। इन सब के ऊपर विचार करने के बाद ही हम इसके ऊपर किसी भी तरह का प्रेडिक्शन पर्टिकुलर किसी पर्सन के लिए कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो वृश्चिक लगन के जो लोग होंगे उनके लिए गुरु अब क्योंकि त्रिकोण में आ रहे हैं, ये भाग्य भाव भी है, यहाँ पर त्रिकोण में वो आ रहे हैं और उच्च के आ रहे हैं, तो ये तो बात जरूर है कि अब भाग्य पहले के मुकाबले उनका अच्छा रहेगा। ये तो बिल्कुल सही बात है कि वो रहेगा ही, क्योंकि गुरु उच्च के आ रहे। अब अगर दशा होगी तो और उसका इफेक्ट अलग होगा। अब अगर गुरु उनकी कुंडली में सही नहीं होंगे तो हो सकता है उसका थोड़ा सा उनको उतना लाभ ना मिले। लेकिन ये अलग अलग लग्न पर और अलग अलग जब हम राशियों पर विचार करेंगे तब उसको हमको अलग अलग देखना होगा, और हर व्यक्ति के लिए उसका प्रिडिक्शन उसकी खुद की जन्म कुंडली के आधार पर करना ज्यादा सही रहता है, और उसको वही फलित भाव प्राप्त होंगे जो उसकी खुद की कुंडली में गुरु के स्थिति या उसकी दशाओं के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। केवल एक सामान्य प्रिडिक्शन सभी के ऊपर इस तरीके से मेल नहीं खा सकता है। तो जन्म पत्री या जन्म कुंडली के अंदर जो हमें प्रेडिक्शंस दिए जाते हैं, उन प्रेडिक्शंस का पता करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी बात यह है कि हम केवल लग्न कुंडली पर ही विचार नहीं करें। लग्न कुंडली के अलावा जो दूसरे डी चार्ट्स हैं, जैसे D3, D7, D9, D10 अप टू D60, तो जैसा प्रश्न हो उस प्रश्न के हिसाब से उस डी चार्ट को चेक किया जाए। जैसा प्रश्न हो उस हिसाब से नक्षत्रपति और नक्षत्रपति की उपस्थिति और नक्षत्रपति की राशियों की उपस्थिति पर विचार किया जाए। जब इन सभी को समग्र रूप से हम लेकर के देखेंगे तब एक सही प्रेडिक्शन के पास पहुंचा जा सकता है। तो केवल लग्न चार्ट के भरोसे ना तो प्रेडिक्शन देखने चाहिए, ना केवल प्रेडिक्शन को ऐसे अपने ऊपर लेकर के समझना चाहिए। तो जब भी आप कभी इसको अच्छे से पढ़ें तब आपको ये धीरे धीरे बातें पता चलेगी। मुझे भी ये सभी चीज़ें अध्ययन करने के बाद ही पता चली। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि सभी लोग इस विज्ञान को समझें, और जितना आप इसके अंदर इसको पढ़ेंगे, इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, उतनी नई बातों के बारे में पता चलेगा। यदि आपको लगे कि हम दूसरे और विषयों पर कुछ ऐसे चर्चा करें तो आप हमें ज़रूर बताएं। आप सबके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।